स्वागत है आप सभी का हम बरहजिया के इस पहले एपिसोड में। मेरा नाम है विकास त्रिपाठी और मैं हूं आपका होस्ट इस पूरे प्रोग्राम का। हम बरहजिया हमारा एक प्रयास है कि जो भी बरहज के संभ्रांत लोग जो बरहज में जिनकी शिक्षा दीक्षा हुई और आज देश विदेश में कमाल कर रहे हैं, उनको इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप सबके तक पहुंचाया जाए, आपसे रूबरू कराया जाए। और इस प्रोग्राम के पहले एपिसोड में जो मेरे गेस्ट है वो मेरे बड़े भाई भी हैं। उन्होंने मुझे बहुत पहले से ही, बचपन से ही बहुत मेंटरशिप भी प्रोवाइड की है। मेरी जो भी जर्नी रही है उसमें उन्होंने एक बहुत की रोल प्ले किया है। वो इंडिया के जाने माने वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेसर्स में से एक है। नोएडा की बहुत ही प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी है एमिटी यूनिवर्सिटी, उसमें एसोसिएट प्रोफेसर हैं। सालों से एक बहुत योग्य शिक्षक के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। भारत से लेकर लंदन तक बहुत जगहों पर उनके व्याख्यान होते रहते हैं। हजारों की संख्या में जो उनके विद्यार्थी हैं वो देश विदेश में आज बहुत अच्छे मुकाम पर हैं, बहुत अच्छा अपना नाम कर रहे हैं। तो आइए हम स्वागत करते हैं डॉक्टर अमित कुमार पांडे जी का। स्वागत है बड़े भैया। बहुत बहुत धन्यवाद विकास। आपने जो हमारे तारीफ के पुल बांधे, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद मैं अभी उस तारीफ के लिए डिज़र्व नहीं करता हूं, क्योंकि अभी बहुत बड़ा रास्ता जो है अभी तय करना है। और अगर आप उस तपो भूमि की बात करें जिसको हम बरहज के नाम से जानते हैं, एक मेरे विद्यार्थी ने बड़ा अच्छा लगा मुझे, उसने एक वर्ड यूज़ किया, बिना मात्रा का शहर। तो बरहज जो है वो बिना मात्रा का शहर है और बरहज का एक बड़ा ही शानदार इतिहास रहा है। तो जैसे आप मेरी तारीफ़ कर रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा कि कहीं आप मेरी तारीफ़ नहीं, ऐसा लग रहा है कि आप मेरे से बड़ों की जो है थोड़ी सी इंसल्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैं शायद उस मुकाम पे नहीं पहुंचा हूं। ये तो आपका बड़प्पन है कि आप समझते हैं कि अभी आपको बहुत जर्नी, एक हम सब क्यों अभी एक बहुत लंबी जर्नी तय करनी बाकी है। हमारे जाहिर तौर पर जो हमारे पूर्वज रहे हैं, जो बरहज से संबंध रखते हैं, उनका बड़ा स्वर्णिम इतिहास रहा है। लेकिन मैं जानना चाहूँगा बेसिकली कि थोड़ा सा आप मुझे बताएं कि आपकी जो, चूँकि मुझे तो पता है बट जो हमारे दर्शक हैं उनको आप बताएं कि आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ से है और बरहज से आपका जुड़ाव कैसा है, क्या संबंध रहे हैं वहाँ। आज जैसे आप तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं। जैसे आज का हमारा जो मिलेनियल है एक वर्ड यूज़ करता है, डेटा इज़ लाइक एज ब्लड इन वेन। उसी तरह से अगर आप बरहज की बात करेंगे तो बरहज की जो कण की ऊष्मा है वो मेरे खून में बह रहा है। जो वहाँ के हमारे मनीषियों का, हमारे पूर्वजों का, हमारे बड़े लोगों का जो आशीर्वाद है वो मेरे नसों में खून बन के बह रहा है। तो बरहज और मैं, बरहज मेरे लिए मेरी मातृभूमि है, मेरी कर्म भूमि है, मेरी जन्मभूमि है। वो पूरा परिक्षेत्र ही हम अपने आप को भगवान का शुक्रगुजार मानते हैं। हम भगवान को थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद देते हैं कि हम बरहज जैसी जगह पे पैदा हुए हैं। जहाँ तक रही बात मेरी यात्रा की, तो कोई बहुत बड़ी यात्रा नहीं है। वहीं बरहज के बगल में एक छोटा सा कस्बा है पकड़ी बाजार, उसके पूरब साइड में एक गाँव है पांडे पकड़ी, जहाँ मैं पैदा हुआ। पैदा होने के बाद 3 साल की उम्र में बरहज कस्बे के बगल में गांव है बारा दीक्षित, बड़ा ही समृद्धिशाली गांव है, बहुत ही अच्छे लोग हैं वहाँ के। उन लोगों को भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। उन लोगों से मैंने पर्सनली, मेरा छोटा भाई भी है, तो जब भी मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो मैं अकेला नहीं हूँ, इसमें मेरा छोटा भाई भी है। हम दोनों भाइयों के सर्वांगीण विकास में उस गाँव का, वहाँ के लोगों का एक बड़ा शानदार योगदान रहा है। उस गांव के लोगों से हमने सीखा। गांव से ही नहीं, सिर्फ अगर आप बात करें तो वो जो परिक्षेत्र है, जो एक सर्कल है वहाँ पे गांव का, अगर 15, 20, 25, 30 गांव की बात करें हम, तो हर गांव ने कुछ ना कुछ सिखाया है। उसमें एक आपका भी गांव रहा है, आपके पिताजी से भी हमने बहुत कुछ सीखा है। ये तो रहा हमारा उस क्षेत्र से जुड़ाव। हमने पहली क्लास से लेके 8वीं क्लास तक वहीं हमारे गाँव में ही स्कूल था, श्री नीलकंठ इंटरमीडिएट कॉलेज, जो शायद आपके गाँव के भी बहुत करीब है। वहाँ से हमारी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई। 8वीं क्लास के बाद वो पूरा परिक्षेत्र ही आश्रम में पहुंचता है। बड़ा अच्छा लगता है जब हम कभी एनसीआर में, वो जो हमारा कहते हैं कि जो एक माइग्रेशन है, स्टेप वाइज माइग्रेशन, तो मुझे लगता है कि वो बारा दीक्षित से उठकर और जो आसपास के कस्बे हैं, गांव हैं, उनसे हमारा बरहज कस्बे की तरफ एसके इंटर कॉलेज, हरकचंद इंटर कॉलेज की तरफ पहुंचता है। विकास, आज मैं और तुम इस एनसीआर में बैठ के उसके लिए कस्बा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, पर एक समय था जब हम बारा दीक्षित से बाहर निकले और जब उस कस्बे में पहुंचते थे ना, तो कस्बा नहीं था हमारे लिए, वो पूरा एक शहर था हमारे लिए। और सही पूछो तो आज हम विदेशों की यात्रा कर चुके हैं, आज हम एनसीआर, दिल्ली एनसीआर में रहते हैं। आज लगता है दिल्ली एनसीआर अपना गांव है, लेकिन जो आत्मीय सुख उस बरहज सरयू नदी के तट पे मिलता है,
वहाँ के लोगों के साथ मिलता है, हर घर से जो प्यार छलकता है हमारे लिए, वो मेरे लिए नहीं सिर्फ तुम्हारे लिए भी है। और मैं सोशल मीडिया पे तुमको देखता रहता हूँ, तुम बहुत ही एक्टिव हो। थैंक यू वेरी मच दैट तुमने इसको जिंदा रखा है, इस परिपाटी को जिंदा रखा है। आज भी जो हमारे परिक्षेत्र के लोग हैं जो कहीं विदेशों में बसे हुए हैं, थैंक्स टू सोशल मीडिया, इन्हें सबको कनेक्ट करके रखा है। आज भी जब सोशल मीडिया पे लोग लिखते हैं ना तुम्हारे बारे में या मेरे बारे में, तो कभी लगता ही नहीं है कि वो मुझसे दूर हैं या हम उनसे दूर हैं, या हमें कहीं ऐसा लगता है कि हमें उनसे मिले कितने साल हो गए। तो ये सोशल मीडिया का कमाल है। आश्रम सिर्फ एक शब्द नहीं है। अभी एनसीआर में किसी इंटरव्यू में पहले जब आए थे ना दिल्ली में जी, तो कोई पूछता था कि स्कूलिंग कहाँ से हुई है, तो कहते थे आश्रम। अच्छा आप आश्रम पद्धति से पढ़े हुए हैं। तो मैं उनको बताता था ये पद्धति नहीं है, यह पूरा एक इतिहास है, यह उन मनीषियों का गढ़ है जहाँ से इतने बड़े बड़े शूरमा निकले हैं, चाहे वो राजनीतिक शूरमा हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक शूरमा हो, चाहे वो आध्यात्मिक जगत के सूरमा हो, चाहे वो अकादमिक जगत के सूरमा हो। इतने बड़े बड़े सूरमा निकले हैं कि तुम लिस्ट बनाते बनाते थक जाओगे, लेकिन तुम आश्रम को क्वांटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि देखो क्वांटिफिकेशन करना बहुत आसान काम नहीं है। तो ये आश्रम की परिपाटी है, उस आश्रम की परिपाटी है जहाँ से हम लोग आए हैं। तुम भी उसी आश्रम की परिपाटी हो। जी, जाहिर तौर पर अभी जब आपने बोला तो मुझे ध्यान आया कि जब मुझे लग रहा है मैं चौथी या पाँचवीं में होऊंगा, और जो आपने बोला कि भाई गांव के स्कूल से निकल कर आप पहली बार बाहर शहर जाते हैं तो आपको लाइट्स दिखाई देती हैं, वो चमक धमक दिखाई देती है। वो तो आपको, मुझे लगता है जब मैं शायद नोएडा आया होऊंगा या मैं दुबई गया, मैं कई जगह जाता रहता हूँ, तो वो शायद अब उतना फैसिनेट नहीं करता जो एक बचपन में जब आप बारा दीक्षित, खोरी और आसपास के महेन इलाके बराव से अब आप बरहज की तरफ आते हैं, और जो आप पहली बार बरहज को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ये शहर है। आप स्कूल के बसेस में, टेम्पो में भर के, जीप जो चला करती थी वहाँ से बारा दीक्षित से 2 रुपये में बरहज पहुँचाती थी, तो उसमें जब बैठकर आप बरहज आते हैं तो बरहज आपको वो जो उसका बृहद रूप है वो आपको वाकई में वहाँ पर दिखाई देता है। शायद जब हम बड़े हो जाते हैं तो वो हमारे लिए एक थोड़ा सा अछूती सी जगह हो गई, क्योंकि मजबूरी है भाई, आपको बाहर निकलना है, अपने घोंसले से बाहर उड़ान भरनी है। विकास, तुम्हें लगता है कि तुम बाहर निकल चुके हो आज भी? नहीं, मुझे नहीं लगता भैया कि मैं आज भी बाहर निकला हूँ, क्योंकि मैं बार बार, आपको याद होगा अगर मैं कॉलेज में भी था तो हम जो फिएस्टा हम लोग का एक प्रोग्राम था वो हम करते रहते थे, तो वो सिर्फ एक अटेम्प्ट है। और ये अटेम्प्ट भी जो हमारा आपका हम बरहजिया है वो भी एक वही अटेम्प्ट है कि वापस उन लोगों से कनेक्ट कर पाए और जो वहाँ के लोग हैं उनके बारे में दुनिया को बता पाएँ। जाहिर तौर पर हमें पता है कि हमारा जो ऑडियंस है वो ग्लोबल नहीं है और हमें चाहिए भी नहीं। मैं इतना चाहता हूँ कि अगर बरहज से संबंध रखने वाले लोग भी हमारे इस चैनल को, हमारे इस इनिशिएटिव को देखते हैं तो हमारा जो प्रयास है वो सफल है, और हम धीरे धीरे एक सिस्टम बनाएंगे जहाँ से हम लोगों को कनेक्टेड रख पाएँ आपस में, क्योंकि जाहिर तौर पर सोशल मीडिया ही अब एक ज़रिया है। मैं नोएडा रहता हूँ, आप नोएडा रहते हैं, गाज़ियाबाद हम लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अमेरिका रहते हैं। आपके छोटे भाई जिनके बारे में आप बात कर रहे थे, राहुल भैया, वो भी अमेरिका में एक प्रोमिनेंट इंजीनियर है, एक प्रोमिनेंट कंपनी में। और मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, आपके द्वारा भी जानता हूँ और ख़ुद भी जानता हूँ, जो देश विदेश में हैं वहीं उसी मिट्टी से निकले हैं, वही जो है परिक्षेत्र रहा है उनका, शिक्षा का भी वही एसके इंटर कॉलेज, गयादास इंटर कॉलेज और हर्षचंद इंटर कॉलेज जो है, ये 3 जो हमारे गढ़ थे शिक्षा के, वही जो गुरुजनों का, किसी एक का नाम लूँगा तो थोड़ा वो हो जाएगा, लेकिन आप सभी को जानते हैं। मैं चाहूँगा कि इस प्रोग्राम के थ्रू विकास, आपने जो ये प्लेटफॉर्म तैयार किया है, हमारे जितने गुरुजन रहे हैं आप सबका नाम लीजिए उसमें। मैं आपको और भी तमाम, मैं आपको मौका देता हूँ भैया, आप बताएं कि ऐसे कौन से गुरुजन आपके थे स्कूली शिक्षा में जिनका आपके ऊपर गहरा प्रभाव रहा है। देखिए, अगर आप स्कूली शिक्षा की बात करते हैं तो हमारी स्कूली शिक्षा श्री नीलकंठ इंटरमीडिएट कॉलेज से हुआ जी। वहाँ के प्रधानाचार्य श्री योगेंद्र दीक्षित जी, जो मुझे कभी लगा ही नहीं कि हमारे प्रधानाचार्य हैं। हमेशा यही लगा कि एक परिवार के मेंबर है, गार्जियन है। अच्छा, डांटते भी बहुत थे, प्यार भी करते थे। और आज मैं प्रोफेसर हूँ, शायद मैं अपने विद्यार्थियों को उतना तेज नहीं डांट सकता। एक आपके गांव के गुरुजी होते थे, मार्कंडेय तिवारी सर, मेरे गांव के नहीं, लबगनी गंगा के। अच्छा, तो आपके गांव के करीब के हैं।
उन्होंने एक बार जोरदार थप्पड़ मारा था मुझे क्लास में जी। आज शायद मुझे नहीं लगता है कि पूरे बरहज परिक्षेत्र की बात कर रहा हूँ कि कोई टीचर किसी बच्चे को थप्पड़ मार दे। और जब मैं घर आया, मेरी माताजी वहाँ हॉस्पिटल की इंचार्ज थी, जब उन्होंने देखा कि कान के नीचे दाग पड़ा हुआ है थप्पड़ का, तो उन्होंने पूछा मारा किसने? बताया मार्कंडेय तिवारी गुरुजी ने। अच्छा, तुमने ही कोई बदमाशी करी होगी। बट वो कभी पूछने नहीं गए कि आपने मारा क्यों मेरे बच्चे को। ये एक ट्रस्ट होता था, एक विश्वास होता था गुरुदेव लोगों के लिए। आश्रम की पद्धति में जब हम आए, अब बड़ा दुख होता है जब कभी आश्रम में जाने का मौका मिलता है। पहले विषय गुरुदेव लोगों के नाम से जाना जाता था। जैसे आज क्या होता है, आप एनसीआर के अंदर देखते हैं, हमारे यहाँ के बहुत सारे युवा कोटा जा रहे हैं प्रिपरेशन के लिए, दिल्ली आ रहे हैं, इलाहाबाद जा रहे हैं। उनसे पूछो कहाँ जा रहे हैं, उनका जवाब होगा फिजिक्स की कोचिंग करने जा रहे हैं, मैथमेटिक्स की कोचिंग करने जा रहे हैं, क्या किसी और विषय का कोचिंग करने जा रहे हैं। जब हम अपने गांव से निकलते थे ना, कहाँ जा रहे हैं आप, तो मैथमेटिक्स का बच्चा बोलता था दुर्देव दुबे गुरुजी के यहाँ जा रहे हैं। फिजिक्स का बच्चा बोलता था जीएन सिंह गुरुजी के घर जा रहे हैं, गोरखनाथ सिंह जी, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, इज अ रिवर्ड टीचर नाउ। केमिस्ट्री के लिए विश्वनाथ यादव और हमारे रामजी यादव और बहुत सारे गुरुदेव होते थे हमारे। इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश सब्जेक्ट सुग्रीव पांडे सर के नाम से जाना जाता था। तो ये टीचर लोग ना सब्जेक्ट के सिनोनिम्स होते थे, न कि आप सब्जेक्ट पढ़ने जाते थे, आप टीचर को पढ़ने जाते थे। पर दुर्भाग्य, काश वो फिर शिक्षा लौट के आती, काश वो गुरुदेव लोगों की डांट, वो थप्पड़ फिर मिलते एक बार। देखिए ये पूरा हमारा जो क्लैन है ना, वो सुधर जाता। मैं एक टीचर हूँ, मैं आज भी बरहज परिक्षेत्र में जाता हूँ। मैं तमाम डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज में जब भी कोई हमारे टीचर या हमारे जानकारी के कोई भी व्यक्ति हमें किसी भी लेक्चर के लिए या स्टूडेंट से इंटरेक्शन के लिए बुलाते हैं, हम जरूर जाते हैं वहाँ पे। मुझे अच्छा लगता है। जो आपने कहा ना अभी कि जब हम 12 दीक्षित से वो 2 रुपए की जीप में बैठते थे और आश्रम तक आते, वो 2 रुपए की जीप नहीं होती थी, वो ना पंपिंग से डीजल इंजन वाली होती थी। वो स्टार्ट करता था और फिर धक 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 करते हुए बरहज तक लाता था हमारे को। इट इज़ अ काइंड ऑफ नॉस्टैल्जिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वहाँ पहुँच गया हूँ। एक दिन मैं अपने ब्रदर से जो रिचमंड में यूएस में है, उससे बात कर रहा था। बातों बातों में बोला कि मेरे सपने में वो जगह आती है, मेरे सपने में आश्रम आता है, मेरे सपनों में माँ सरयू आती हैं, मैं सपने में माँ सरयू के रेत में घूमता हूँ, मैं सपने में सुनामे मंदिर जाता हूँ, मैं सपने में देवराहा बाबा के आश्रम जाता हूँ, मैं सपने में महंत जी से मिलता हूँ आश्रम में जहाँ हम धर्मघंटा में बैठा करते थे। आपको भी याद होगा आश्रम की परिपाटी का धर्मघंटा। और मुझे याद है 1994 की बात होगी, एग्जैक्टली मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, इंद्रदेव उपाध्याय सर थे या इंद्रासन उपाध्याय सर थे, कुछ उपाध्याय सर ही थे, वो धर्मघंटा करवाते थे। और मुझे याद है मैं 9वीं क्लास में था, धर्मघंटा में कभी मिस नहीं करता था। लंच हम मिस कर जाएंगे, टुनटुन का समोसा मिस कर जाएंगे, बट कभी धर्मघंटा नहीं मिस करते थे। तो उन्होंने एक दिन बोला था कि बच्चों, इस धर्मघंटा में जो भी बैठा है उसको एक बहुत अच्छा स्थान मिला है समाज में। आज का युवा वर्ग क्या जानता है? समाज में अच्छा स्थान मिलने का मतलब यू कांट क्वांटिफाई इट विद मनी। यस, आप इसे पैसे से नहीं तौल सकते हैं। आपके परिक्षेत्र के लोग आपको कितना प्यार करते हैं। विगत यात्रा के दौरान बरहज में मैं बाबू बिजेश्वरी सिंह जी के यहाँ गया, जो उन्होंने सम्मान दिया। आज भी जब कभी दिल्ली आते हैं तो मुझे याद करते हैं, हम लोग मिलते हैं। बाबू बिजेश्वरी सिंह का नाम लेके मैं बाकियों के बारे में, मतलब बाकियों का तौहीन नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बताना चाहता हूँ बाबू बिजेश्वरी सिंह जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव। बट अगर कोई भी आता है और अगर याद करता है तो मेरे जैसे बहुतेरे हैं यहाँ पे, हो सकता है सबको याद करते हैं, बट जिस आत्मीयता से याद करते हैं वो हमारे लिए नॉट लेस देन $1 मिलियन। मेरा एक सवाल ये है बेसिकली कि उस समय के जो शिक्षकगण थे जिनके बारे में आपने बात की अभी, मुझे याद है कि मेरे कुछ शिक्षकगण ऐसे थे जिनसे हम लोग ट्यूशन्स पढ़ते थे। उनसे कभी किसी इंसान ने सुना नहीं कि इन्होंने कभी किसी से पैसे मांगे या कभी फीस मांगी गई। आप जिस जगह पर बैठे हैं, यहाँ पर लाखों में फीस आप देते हैं और ली जाती है, वसूली जाती है। मैंने भी पढ़ाई करी अपनी इंजीनियरिंग के दौरान, तो आपने, वो शिक्षक का क्या माइंडसेट होता है? विकास, जो ये आपका सवाल है, ये सवाल नहीं है, ये एक रिलेशनशिप है कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म के बीच में। आप अगर देखेंगे तो पिछले 20 से 25 सालों में जहाँ तक भारत की इकोनॉमी बढ़ी है, लोग सोशलिस्ट से ज़्यादा कैपिटलिस्ट हो गए हैं। हो सकता था जो हमारे गुरुदेव लोग थे वो सोशलिस्ट मानसिकता के थे, और वो थे भी, इसमें कोई दो राय नहीं है।
जो समाज में जो रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, उस हिसाब से अगर एक कोई टीचर कैपिटलिस्ट है तो ठीक है, वो हो सकता है कि समय की मांग हो। बट एज अ टीचर मैं यही बोलूँगा, जैसा कि हम लोग मिलके ग्रुप बना रहे हैं कि जो बच्चे हैव नॉट कैटेगरी के हैं, जो जिनके यहाँ हो सकता है कि वो पैसे अफोर्ड ना कर पाएँ, फीस ना हो, किताबें ना हो, तो टीचर्स से मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप कैपिटलिस्ट रहिए, लेकिन अगर कोई बच्चा रियली नीडी है तो हमें आगे आके उनकी मदद करनी चाहिए। और मैं ये सिर्फ हमें का मतलब हुआ, मैं सारी टीचर फ्रेटर्निटी, अपने पूरे पूर्वांचल के टीचर्स की बात कर रहा हूँ। आप आइए, उन बच्चों की मदद करिए। हो सकता है कि वही बच्चा एक दिन इतनी बड़ी हस्ती बने कि वो आपको याद करेगा, पूरे जीवन याद करेगा। जाहिर तौर पर भैया मैं अपने शुरुआती दौर की बात करूंगा कि जब मैं लगभग 5वीं क्लास के अंदर गांव से निकल के बरहट शहर में आया था, पर वापस फिर चला गया था क्योंकि मेरे दादाजी प्रिंसिपल हुआ करते थे लबकनी गंगा जूनियर हाई स्कूल के, तो 7वीं 8वीं वहाँ से हुई। बट जब मैं वापस 9वीं क्लास में बरहट आया तो 2 ऐसे शिक्षक थे जिनका मैं भी नाम लेना चाहूँगा कि जिनका मेरे ऊपर बहुत असर रहा है। श्री अजय पाठक सर, आज के समय में वो एक सरकारी अध्यापक हैं। श्री हरेंद्र उपाध्याय सर, आप वो जो हिस्सा जानते होंगे हमारा बरहट से पूरब जाने पे नदुआ छपरा जो पड़ता है, नदुआ से संबंध रखते हैं, और बरहट में ही वो भी अपना एक संस्थान चलाते हैं। ओके। तो जो अंग्रेजी जो आप आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि मतलब वो अप्रिशिएट करते हैं कि मेरी अंग्रेजी काफ़ी अच्छी है, चाहे लिखने की हो चाहे बोलने की हो, तो मैं जो उसमें जो बीज था वो मैं समझता हूँ कि वो मेरे हरेंद्र सर का ही दिया हुआ है। मैथ्स जो आपको पता होगा, कॉलेज के दौरान जो आखिरी समय था कॉलेज में, तो आपको पता ही है, आपने मुझे पहला ट्यूशन दिलवाया था आपके जो, तो जब मैं लोटस बुलीवर्ड यहाँ सेक्टर 100 नोएडा में एक सोसाइटी में ट्यूशन्स पढ़ाया करता था, तो वो उसी मैथ्स और इंग्लिश का एक कॉम्बिनेशन, तो उस समय पे जब पहला साधन बना जीवन में, जीविकोपार्जन का ये कह लीजिए, तो वो गुरुजी लोगों का पढ़ा हुआ जो उन्होंने 9वीं 10वीं में अंग्रेजी और मैथ्स पढ़ाया था, वो स्ट्रांगनेस, वही चीज़। देखिए पूरा बीटेक पढ़ा हुआ मैकेनिकल इंजीनियरिंग काम नहीं आया, बट जो वो एक बेसिक जो चीज़ें मैंने पढ़ी उस टाइम पे जो की, वो यहाँ पर भी नोएडा जैसे शहर में भी आकर उसने मुझे काफ़ी मदद की और एक पहला प्लेटफॉर्म एक बनाया जहाँ पर आपको समझ में आया कि जीवन क्या है। जब आप पढ़ाते हैं, शुरू में आप पहला रुपया कमाते हैं, तो वो सब वहाँ से शुरुआत हुआ। तो वो 2 अध्यापकों का मेरे ऊपर बहुत गहरा असर रहा है। देखिए विकास, जैसा जहाँ तक मैं समझता हूँ, इंग्लिश सिर्फ एक भाषा है, इंग्लिश मैथमेटिक नहीं हो सकता है। हमारे पूर्वांचल की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसको मैं प्रॉब्लम बोलता हूँ, बचपन से ही हम बच्चों को इंग्लिश के नाम पे डराते हैं। अगर आप देखेंगे, मैंने भी हिंदी मीडियम से पढ़ी है, आपने भी हिंदी मीडियम से पढ़ी है, हम लोग देश विदेश घूम के आए, आज भी हम अपना सारा लेक्चर इंग्लिश में देते हैं, तो क्या हमें भोजपुरी नहीं आती है? क्या हम हिंदी अच्छे से नहीं बोल सकते हैं? क्या हम इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल सकते हैं? ज़रूरत है आपके फाउंडेशन के स्ट्रांग होने की। फाउंडेशन आपके मातृभाषा में ही स्ट्रांग होती है। इंग्लिश सिर्फ एक फैशन बन चुका है, पैशन नहीं है। मैथमेटिक एक पैशन है, मैथमेटिक फैशन नहीं हो सकता है। बिल्कुल। विज्ञान एक पैशन है, फैशन नहीं हो सकता है। राइट। हमारे टीचर जब हमें आश्रम में पढ़ाते थे ना, तो भोजपुरी में पढ़ाते थे। देखो है कि माधिका कहल जाला। आज मैं अपने रिसर्च स्कॉलर्स को पढ़ाता हूँ, मीडियन पढ़ाता हूँ, मीन पढ़ाता हूँ, मॉड पढ़ाता हूँ। जब भी कभी मीडियन पढ़ाता हूँ ना, तो हमारे वो मैथमेटिक के टीचर मंगलमणि तिवारी, ज्ञानचंद मिश्रा गुरुजी की क्लासेस, ध्रुवदेव दुबे सर की क्लासेस, उनकी याद आती है। हम कहते हैं हमारे गुरुजी लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, प्रायिकता, तो हम लगते हैं प्रायिकता। आज हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। तो जो प्रायिकता से फाउंडेशन हमारी स्ट्रांग की गई है ना, इंग्लिश को समझना इज जस्ट लाइक एज यू नो, एक बिल्कुल बहुत ही सिंपल काम है इसको। अगर आप क्या इंग्लिश में सोचते हो? नहीं, आप सोचते तो हिंदी में हो ना, सोचते आप भोजपुरी में हो, फिर उसको ट्रांसलेट करते हो। आप कोई लंदन में नहीं पैदा हुए हो। तो जो हम अपने पूर्वांचल के बच्चों को बचपन से ही डराते हैं कि इंग्लिश है, वो बच्चा इतना डर जाता है कि वो डर उसके पूरे जीवन, उसके लाइफ से नहीं निकलता है, पूरे जीवन में उसके। मेरे एक बहुत बढ़िया मतलब आपको पता है मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स करता था, तो मेरे गुरु जी हैं दिनेश कुमार जी। दिनेश कुमार जी एक बात कहते हैं, वो गीता ऑनलाइन करके उनका यूट्यूब चैनल है, और गीता को एक नए पर्सपेक्टिव में आपको बताते हैं। तो कॉलेज के दौरान मैं उनकी 1-to-1 कोचिंग लेता था, तो उन्होंने एक बड़ी सुंदर लाइन कही थी, वो उसका इस्तेमाल मैंने बहुत जगह किया, बहुत डिबेट्स में किया, कि अंग्रेजी
प्रभाव जमाने के लिए अच्छी है, पर जो भाव है वो तो अपनी ही भाषा में आता है। तो अंग्रेजी की खैर आज के समय में वैश्विक युग है, कैपिटलिस्ट मार्केट है, तो आपकी ज़रूरत है कि आप अच्छी अंग्रेजी बोलें। और मैं तो चाहता हूँ कि आप भले आप कहीं से भी हैं, आपको अच्छी अंग्रेजी आनी चाहिए, लिखनी बोलनी आपको आनी चाहिए, क्योंकि वो समय की मांग है। बट जाहिर तौर पर जो एक हमारी अपनी भाषा है, चाहे वो आप भोजपुरी की बात करें, हिंदी की बात करें, इवन जब मैं अपनी माता जी से बात करता हूँ, अपने यहाँ के किसी भी इंसान से बात करता हूँ, अपने किसी बचपन के दोस्त से बात करता हूँ, और अगर गलती से हिंदी, क्योंकि यहाँ हम जहाँ रहते हैं यहाँ हिंदी एक लैंग्वेज है, बट जहाँ से हम आते हैं तो वो एकदम से मोड चेंज हो जाता है। बिल्कुल। आज मैं जब आपके छोटे भाई की भोजपुरी में कविताएं देखता हूँ जी, बड़ी अच्छी बात है कि मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आपके जो छोटे भाई हैं विवेक त्रिपाठी, आज वो भोजपुरी पे ही पीएचडी कर रहे हैं जी। मैं ऑलमाइटी से प्रे करूँगा कि एक दिन वो भोजपुरी के सशक्त हस्ताक्षर बने जी। लेकिन द वे ही इज़ राइटिंग नाउ वर्ड, जो लिख रहे हैं, वो जो उनके लिखने का तरीका है वो बहुत ही अच्छा है। और विकास, एक और चीज़ बताऊँगा, अपनी भाषा से कटे तो समझो जीवन से कट गए। मैंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी, मैं एक लेखक हूँ, लिखता रहता हूँ। ये मेरा कोई पेशा नहीं है लेखक होना, क्योंकि पेशा कुछ और है, पर ये मेरा इंटरेस्ट है। तो मैंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी, मज़ा नहीं आया। मैंने एक कहानी भोजपुरी में लिखी, पोखरवा पर का भूत। वो कहानी इतनी फेमस हुई कि जो मेरे यहाँ के स्टूडेंट थे जिनको भोजपुरी नहीं आती है, जब मैंने उनको ट्रांसलेट करके बताया कि एग्जैक्टली इस कहानी के अंदर क्या है, और मैंने बताया ये सिर्फ कहानी नहीं है, इट इज़ अ रियल इंसिडेंट, ये सत्य घटना है जी। जो हमारे गांव में घटित होती हैं। और आप उठाइए ना, पीछे से इतिहास उठाइए, जितने बड़े बड़े कहानीकार बने हैं सब वही गांव से निकले हैं, बरहज के आसपास से। बरहज का मतलब है कि भारत के प्रत्येक कोने से निकले। आपकी ये बातचीत सुनते हुए मुझे अचानक से श्री मोती बीए जी की याद जी, और उनके बिना तो आप बरहज का इतिहास की बात करना नहीं कर सकते आप। जाहिर तौर पर मेरी जो जानकारी होगी वो सीमित होगी, बट मैं आपसे उनके बारे में जानना चाहूँगा। देखिए, मोती बीए जी, जब मैं कभी उनका नाम भी लेता हूँ, मैं तो मिला हूँ बचपन में, जब हम लोग 9वीं क्लास में आश्रम के विद्यार्थी थे, तो उस दौरान मोती बीए जी का अंतिम दौर चल रहा था। मतलब वो मुझे लगता है कि लगभग अपने 100वें बसंत के आसपास थे। तो वो सुन लेते थे, और सुन के जैसे वही जो उद्धव रस सरबस चाखे अंतर्गत ही भावे, वो एक कविता है सूरदास जी की। तो वो सुनते सब कुछ थे और इवन अपना रिएक्शन भी देते थे उसके ऊपर। मोती बीए जी हिंदुस्तान के भोजपुरी साहित्य का वह सूरज है। मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद दूसरा कोई मोती बीए पैदा होगा, चाहे वो भारतीय सिनेमा हो, चाहे वो आश्रम में एज अ टीचर उनकी सेवाएं हो, या उनके लिखे हुए भोजपुरी के गीत हों, चाहे वो नदिया के पार हो या उसके पहले के हों। नदिया के पार का ही मेन मतलब, हाँ नहीं, नदिया के पार के पहले भी। लेकिन जो मेरे दादाजी ने मुझे किताब गिफ्ट की थी बचपन में, मुझे याद है, तो वो जो अंग्रेजी के बड़े राइटर्स होते थे उनके जो सॉनेट्स थे, वो उनका ट्रांसलेशन वो हिंदी में करते थे, और वो इतनी खूबसूरत तरीके से वो ट्रांसलेशंस, मतलब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे ठीक याद है, बट मेरी एक बहुत फेवरेट कविता है जिसमें बात होती है कि भाई एक राजा है और वो कहता है कि आई एम द मॉनर्क ऑफ ऑल आई सर्वे, माई राइट देयर इज नन टू डिस्प्यूट, फ्रॉम द सेंटर ऑल राउंड टू द सी, आई एम लॉर्ड ऑफ द फाउल एंड द ब्रूट। तो उन्होंने मुझे, अब मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मुझे वो वापस मिल जाए कहीं से कहीं, कुछ मिल जाएगी। उन्होंने उसका ट्रांसलेशन किया था, जहां तक दृष्टि है मेरी निकंटक राज है मेरा। क्या बात है। और ऐसे ही करके उन्होंने पूरा ट्रांसलेशन उसको कंप्लीट किया था, और वो मैं बोल रहा हूँ आपसे तो देखिए गूज बम्स हो रहे हैं, मुझे खड़े हो रहे हैं। वो मेरे दादाजी ने दी थी, और वो दादाजी भी मेरे बड़े शौकीन किताबों के रहे हैं, और उन्होंने बचपन मेरा बड़ा खूबसूरत उनसे किया है। उस परिपाटी को आज के डेट में आगे बढ़ा रहे हैं श्री मोती बीए जी के सुपुत्र भालचंद उपाध्याय जी, जिनका संपदा न्यूज चल रहा है बरहज में। अच्छा। और संपदा न्यूज भालचंद जी बहुत पहले से चला रहे हैं। कई बार मुझे भी उन्होंने आमंत्रित किया वहाँ पे, बट समयाभाव के कारण मैं जा नहीं पाया। भालचंद जी मोती बीए जी के जितने साहित्यिक उनकी रचनाएं हैं, जितना उनका समृद्धशाली साहित्य का इतिहास रहा है, सबको संकलित कर रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये लोग वो वट वृक्ष हैं जिनकी हम छोटी सी शाखाएं मात्र हैं। और आज अगर हमारी पहचान है, तो मैं डॉक्टर अमित कुमार पांडे नहीं हूँ, हमारी पहचान मोती बीए जी से है, हमारी पहचान आश्रम से, हमारी पहचान बाबा राघव दास से है,
हमारी पहचान अनंत महाप्रभु से है, हमारी पहचान देवराहा बाबा से है, हमारी पहचान मोहन सिंह जी से है, हमारी पहचान उग्रसेन सिंह जी से है। तो इन विभूतियों की बात करेंगे और ये सब भोजपुरी बेल्ट से थे। देवराहा बाबा कोई भी भाषा को ट्रांसलेट कर लेते थे, समझ जाते थे। वो जो जानवरों की भाषा समझते थे तो उनके लिए इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच क्या है, कुछ भी नहीं है। मोती बीए जी, जो मैंने अभी हम लोग अपने कॉन्वर्सेशन में पहले बात कर रहे थे, भाषा की बात कर रहे थे, भाषा गणित नहीं है। मोती बीए जी का साहित्य भोजपुरी में जरूर है, पर ये बहुत कम लोगों को पता है कि मोती बीए जी इंग्लिश के टीचर थे और वो बहुत बड़े विद्वान थे इंग्लिश के। जो आपने अभी इंग्लिश की पोएट्री सुनाई है, बिल्कुल, मुझे ये बात मेरे दादाजी ने बताई थी। ये शायद जॉन किट्स की पोएट्री है, जॉन किट्स की है या जॉन मिलर की है, और मोती बीए जी ने उसको जो अपनी भाषा में संपादित किया, जो वही है निज भाषा उन्नति चाहे, जो अपनी भाषा में मिठास है। और खैर भोजपुरी की तो कोई बात ही नहीं है, भोजपुरी के मिठास का कोई दूसरा सिनोनिम्स नहीं हो सकता है, पर्यायवाची नहीं हो सकता है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि इस आपके पॉडकास्ट या आपके इस पर्टिकुलर एपिसोड के माध्यम से पहले मैं मोती बीए जी को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, और मैं धन्य हूँ कि मैं बरहज की माटी से हूँ। जाहिर तौर पर भैया, मोती बीए जी सिर्फ एक उदाहरण है। हमारे जैसे आपकी कॉन्वर्सेशन में मोहन सिंह जी का नाम आया, तो मैं चाहता हूँ कि हमने एक शिक्षक की बात की, हम अब एक राजनीतिज्ञ की भी बात करें। तो मोहन सिंह जी के बारे में आपका क्या विचार है, क्या संबंध रहे, कैसा आपका जो है अनुभव रहा उनके साथ, उनकी राजनीति को आप किस प्रकार से देखते हैं? मोहन सिंह जी से मेरी बचपन में मुलाकात हुई। एक ना जैसे मैं वो था, एक क्रेज था कि मोहन सिंह जी को सुनना है। ये क्रेज नहीं था कि मुझे एक पॉलिटिशियन बनना है, ये कोई एम्बिशन कभी नहीं था। पर जब मोहन सिंह जी बोलते थे ना, तो उसमें उस बोलने में उनके बोलने में ना कुछ नशा सा होता था, ऑडियंस बढ़ जाती थी। वाजपेयी जी के बाद अगर मैं किसी वक्ता को जानता हूँ तो मोहन सिंह जी हैं। हो सकता है कि वे थोड़ी अतिशयोक्ति हो मेरे लिए, हो सकता है कि मैं थोड़ा बायस हो रहा हूँ क्योंकि मोहन सिंह जी हमारे हैं, हमारे परिक्षेत्र से, हमारे बरहज के माटी से हैं, पर यह अतिशयोक्ति नहीं हो सकती है। उतना बड़ा विद्वान राजनेता बरहज को नहीं मिला फिर से, और ये बड़े दुख की बात है। अच्छे पॉलिटिशियंस हैं, अच्छे राजनीतिज्ञ हैं हमारे क्षेत्र में, पर जब हम उनको सुनते हैं, अब किसी भी मंच से सुनते हैं, तो हम हर राजनीतिज्ञ में मोहन सिंह जी को ढूंढते हैं। और सिर्फ मैं ही नहीं ढूंढता हूँ, हमारे परिक्षेत्र का जो भी पढ़ा लिखा हुआ नौजवान है, जब वो किसी अपने पर्टिकुलर राजनीतिज्ञ के बातों से दुखी होता है ना, तो मोहन सिंह जी को ढूंढता है। इसलिए मैं नटसेल में आपको बताना चाहूँगा, वाजपेयी जी के बाद अगर किसी वक्ता को हमने सुना तो वो हमारे मोहन सिंह जी थे। समाजवाद का वो पुरोधा जिसने कभी अपने नीति और नियति से समझौता नहीं किया। आज आप राजनीति में अपने आप को कभी भी 360 डिग्री टर्न ले सकते हैं, आप कहीं से भी UVXYZ टर्न ले सकते हैं, बट मोहन सिंह जी पैदाइशी समाजवादी थे, और एक समाजवादी पुरोधा जब इहलोक को छोड़ा तब भी समाजवादी था। मैं आपको बता दूं, समाजवादी से तात्पर्य यहाँ पर समाजवादी पार्टी या किसी पार्टी के अधीन उसके विचारों से नहीं है। समाजवाद का विचार उन्होंने बचपन से हासिल किया और अपने पूरा जीवन पर्यंत उसको अभ्यास में लाते रहे जब तक उनका जीवन रहा, जो मेरी भी जानकारी है सीमित। हमारे एक बड़े भाई हैं श्री निशिकांत दीक्षित जी, वो मोहन सेतु संघर्ष समिति जो सेतु निर्माण है वो भी शायद वो भी आपसे जुड़े हैं, आपके सानिध्य में है। देखिए, निशिकांत के अंदर बहुत स्पार्क है, अगली जनरेशन का धर्म ध्वजा वाहक है वो। उसके अंदर अगर उग्रसेन सिंह का की शालीनता है तो मोहन सिंह का वो वक्ता वाला गुण है। उसके अंदर अगर सुरेंद्र मिश्रा जी का ओज है तो उसके अंदर दुर्गा बाबा जैसी लोगों को बांधने की क्षमता है। सो निशिकांत, जिन्होंने बहुत ही संघर्ष किया, अपने छात्र राजनीति से निकल के बाहर आए और आज भी संघर्षशील हैं। मैं फिर ऑलमाइटी से प्रे करूंगा कि निशिकांत जैसे तमाम युवा, चलिए मैं चाहूँगा भगवान करे कि निशिकांत राजनीति के क्षेत्र में एक उगता हुआ सूरज बने, पर जो बाकी हमारे युवा हैं वो विकास त्रिपाठी बने, वो विवेक त्रिपाठी बने, वो हमारे बरहज परिक्षेत्र माटी से निकले हुए तमाम वो युवा जो आज देश विदेश में तमाम परिक्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, उस तरह का बने वो। और इस पर्टिकुलर आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं उनका आह्वान करता हूँ कि बढ़िए, आगे आइए, ये मत घबराइए कि आप कहाँ से हैं। अगर आपने सोच लिया कि नहीं मैं एक छोटी सी जगह से हूँ, तो बट वृक्ष सीधा बड़ा नहीं बनता है, वो छोटी छोटी चीज़ों से एक बड़ा पेड़ बनता है। इस परिप्रेक्ष्य में मैं सिर्फ इतना बोलूँगा, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, आप स्पेशल हैं, इतना जरूर याद रखिए। आप कोई आम आदमी नहीं है,
आप देवराहा तपोस्थली के ऊष्मा से सिंचित और निर्मित एक युवा हैं। आप बाबा राघव दास की तपोस्थली से निकले हुए आश्रम के परिपाटी के विद्यार्थी हैं। बेशक आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, बट आप हैं बरहज से, और बरहज ब्लेस्ड है। बरहज को माँ सरयू का आशीर्वाद है। बरहज पूरे परिक्षेत्र को माँ सरयू का आशीर्वाद है, बाबा राघव दास का आशीर्वाद है, अनंत महाप्रभु का आशीर्वाद है, हमें महेंद्रनाथ बाबा का आशीर्वाद है, हमें सुनावे और मोहावे भगवती का आशीर्वाद है। आपको इतना आशीर्वाद है कि जब आप बरहज छोड़ के कहीं भी बाहर निकलते हैं, आपके ऊपर एक मल्टी लेयर प्रोटेक्शन होता है। आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। और जिस दिन आपने ठान लिया कि दुनिया को बदल देंगे, आप बिल्कुल बदलेंगे। और जीता जागता उदाहरण तुम खुद मेरे सामने बैठे हो। तुम एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बने, तुम आज रियल एस्टेट में इतना अच्छा काम कर रहे हो कि मुझे बड़ी खुशी मिलती है। आई यूज़ योर रेफरेंस इन माई क्लासेस दैट हाउ a student can convert himself from an engineer to entrepreneur, which you did. So it's also we are blessed. I always feel कि अगर मैंने तुम्हारे लाइफ में 1% का कोई चेंज किया होगा, I am also blessed. भैया जाहिर तौर पर मेरा जीवन आप जैसे बड़े भाइयों के स्नेह से हमेशा भरा हुआ है। और मैं कई बार अपने जो परिवार होता है, आपके आसपास के लोग होते हैं, उनमें आप बताते हैं, तो जाहिर तौर पर मेरे अंदर स्वतः ही सबसे पहला नाम आपका आता है। क्योंकि जब हम यहाँ आए पहली बार, आपको याद होगा मैं चेन्नई गया था, वहाँ से आपसे बातचीत हुई, फिर यहाँ आप लोग आए। एक समय लगा, एक ड्यूरेशन लगा है, 10-12 साल का, 13 साल का एक वक्त लगा है स्कूल से निकलने के बाद। जो आपने बात कही युवाओं को लेकर, तो कुछ युवा हैं जो, मतलब मैं वैसे टर्म का इस्तेमाल करूँगा कि भाई नेताजी के यहाँ गए, आज मैंने सेल्फी खिंचाई, तो वो वाले युवा नेता आपको बहुत जगह दिखाई देते होंगे। खैर, मुझे किसी से भी कोई समस्या नहीं है। थोड़ी समझ जब आपकी एक स्तर पर हो जाती है तो आप बहुत क्रिटिकल नहीं होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर। पर मैं बस आपसे इतना कहना चाहूँगा कि सिर्फ आपकी शिक्षा ही आपका अस्तित्व बदल सकती है। चाहे वो शिक्षा किताबी हो, चाहे वो जीवन की शिक्षा हो, चाहे आप काम कर रहे हैं, आप आर्थिक रूप से अपने आप को संबल बना रहे हैं, उसकी शिक्षा हो, चाहे राजनीतिक रूप से आप काम कर रहे हो। आप भागेंगे, दौड़ेंगे, पीछे पीछे चलेंगे, उससे आपका कोई भविष्य नहीं बनेगा। आप सोचेंगे जय हो करेंगे, उससे कुछ नहीं होना है। आप किसी का झंडा ढोएंगे, उससे भी कुछ नहीं होना है। आप और जितने भी आपके जैसे लोग जिनको मैं जानता हूँ, वो अपने जीवन में बरहज से निकल के अच्छा तभी कर पाए, या बरहज में रह के भी कुछ लोग अच्छा तभी कर पा रहे हैं जिसमें उन्होंने अपने आप को, स्वयं के जो चैलेंजेस रहे हैं, स्वयं की जो कमियां रही हैं, उसको उन्होंने दूर किया है और एक डायरेक्शन में वो काम करते हैं। चाहे वो हो सकता है शिक्षा जगत में काम करते हैं, हो सकता है बिल्डिंग मटेरियल्स में काम करते हैं, या हो सकता है कहीं पे प्रोफेसर बनने की चाह रहे हो, कहीं एंटरप्रेन्योर बनने की चाह हो, कहीं राजनीतिज्ञ बनने की चाह हो। चाहत आपकी बहुत सारी हो सकती है, अभिनेता बनने की भी चाह आप रख सकते हैं, बट आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको रोज़ अपने आप से एक कंपटीशन रखना पड़ेगा। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों में उलझे रहेंगे तो जाहिर तौर पर आपकी बहुत सारी ऊर्जा उन चीज़ों में नष्ट हो जाएगी जो आप अपने आप को बनाने में दे सकते थे। तो इन्हीं सब बातों के साथ आपने सुना हमारे बड़े भाई, जो हमारे पहले गेस्ट, और चूँकि हम बरहजिया नाम भी इनका ही दिया हुआ है, हमने बहुत सारे नामों के ऊपर सोचा, बट भैया क्योंकि इस नाम के ऊपर बात करते हुए मैं इसको क्लोज करूँगा इस पूरे प्रोग्राम को। तो भैया बरहजिया नाम कहाँ से आपके दिमाग में आया? देखिए विकास, बरहजिया हमारी लाइफ लाइन है। 1800 मेरे को लगता है 1896 में बरहज कस्बा बड़ा ही नून कस्बा था। जब लोग गोरखपुर को और देवरिया को नहीं जानते थे तो बरहज कस्बा था। 1896 में उस कस्बे के ऊपर अंग्रेज़ों की नज़र पड़ी। नज़र तो बहुत पहले पड़ी थी, क्योंकि सरयू नदी हमारे बरहज से होकर गुजरती है और उस समय मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थ्रू रिवर ही होता था। तो अंग्रेज़ों की बड़ी बड़ी जहाज़ें उधर से ही निकलती थीं। तो उन्होंने देखा कि बड़ा समृद्धिशाली कस्बा है और खानसारी उद्योग और दाल की बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ थी बरहज के अंदर। सीरा की इंडस्ट्री थी। तो बड़ी बड़ी नावें आती थी बरहज, जो सामान लोड करके कलकत्ता तक जाती थी, फिर कलकत्ता से एक्सपोर्ट होता था बाहर देशों को। अंग्रेज़ों को लगा
कि ये बड़ा व्यावसायिक, बहुत ही शानदार व्यावसायिक नगर है बरहज, तो उन्होंने 1896 में इसको भटनी जंक्शन से जोड़ दिया रेल रूट के थ्रू। उसमें क्या हुआ कि लोग बताते हैं, अभी भी आप बरहज जाएंगे, जब आप देखेंगे वहाँ पे माल गोदाम है, वहाँ पे यात्री विश्राम स्थल है। अब उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मेरा बड़ा मन करता है कि कोई ऐसा राजनीतिक इच्छा शक्ति वाला कोई व्यक्ति आए उस क्षेत्र में, जो अगर वो ठीक है, अगर वहाँ पे माल ढुलाई नहीं होती है तो कम से कम उसको एक, आप समझते हैं, हेरिटेज टाइप का बना दे कि भाई देखो 1800 की ये कृति है, ये बिल्डिंग है, आप देखेंगे वहाँ कृतियाँ बनी हुई हैं जहाँ पे पता नहीं कितने जुआड़ी शराबी घूमते रहते हैं। कम से कम उन कृतियों को संरक्षित किया जाए, हमारी आने वाली जनरेशन समझे कि देखो बरहज कितना समृद्धिशाली नगर था। तो ये 1896 में बरहजिया ट्रेन स्टार्ट हुई। जो ट्रेन स्टार्ट हुई इट इज़ अ पैसेंजर ट्रेन, बट उसका जो हम प्यार से नाम रखे, उसका नाम रखा बरहजिया। ये बरहज की लाइफलाइन है। तो जब आपने मेरे से बात करी कि हम इसका नाम क्या रखें, तो मुझे पहला नाम आया मेरे दिमाग में कि बरहजिया और हम दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, तो क्यों ना हम इसका नाम हम बरहजिया रखें। इसीलिए बस यही एक पर्पस था कि हम, जब आपने मुझसे पूछा तो मैंने आपको बताया कि बजाय कि कोई आप इंग्लिश में नाम रखें, क्योंकि आप मिलेनियल युवा हैं, तो इंटरनेट की सनसनी बनने के लिए आप कुछ भी रख सकते हैं। बट हमने जो ये स्पेशली इनिशिएटिव शुरू किया है, उसके सेंटर में बरहज है, उसके सेंटर में वो पूरी तपोस्थली है। बरहजिया कोई शब्द नहीं है जो सिर्फ बरहज को रिप्रेजेंट नहीं करता, क्योंकि आपने जो नाम लिया कि भाई भटनी जंक्शन से शुरू होते हुए सलेमपुर होते हुए सतराह होते हुए आपके बरहज तक पहुंचती है, और इस दौरान बहुत सारे जो मील आपका एक स्टेशन पड़ता है जो आपके निवरहवा का जो तपोस्थली है, बहुत सारे ऐसे जो मैं नहीं शायद अभी बता पा रहा हूँ। देखो बरहज से जो सलेमपुर की रेलवे लाइन है जी, वो सिर्फ एक रेलवे लाइन नहीं है। आप कभी बरहजिया में सफ़र करेंगे, मैंने तो बहुत बार किया है, कई साल तक किया उसमें। वो पूरा इतिहास, भूगोल, राजनीति, शास्त्र, समाजशास्त्र सब कुछ चलता है उसी ट्रेन में। मैं कहता हूँ कि विकास, तुम भी लिखते रहते हो, तुम 10 दिन बरहजिया से सफ़र करो, तुम एक अच्छी किताब लिख सकते हो। तुम 10 दिन बरहजिया में घूमो, तुम एक नई क्रांति ला सकते हो। क्योंकि वो सिर्फ बरहजिया नहीं है, वो जो रेलवे ट्रैक है ना, उसके आप नॉर्थ और साउथ में जितने विलेज हैं 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के पेरीफेरी में, इतने बड़े बड़े लोग रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी विभूतियाँ हुई हैं। वहाँ एक कसली गांव है सतराव स्टेशन के बगल में, जहाँ के मिश्रा जी, जो नृपेंद्र मिश्रा जी रहे हैं, मोदी जी के साथ रहे। तो मैं सिर्फ अभी नाम जानबूझ के नहीं ले रहा था मैं किसी का भी, क्योंकि बाकी जो विभूतियाँ हैं उनके साथ मैं शायद अन्याय करूँगा, तो इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा था। बट अब आपने फ्लो में ऐसा किया कि मुझे नाम लेना पड़ा। सिर्फ आप एक नृपेंद्र मिश्रा जी को मत मानिए, पता नहीं कितने सैकड़ों नृपेंद्र मिश्रा हैं जो उस रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ हैं। इसीलिए मैंने बोला कि हम इसको नहीं स्किप करेंगे, नाम तो बरहजिया ही रहेगा। जी, तो भैया इस कार्यक्रम में मैं आपसे 3 ऐसे नाम चाहूँगा जिनको आप इस शो पर चाहेंगे कि मैं उनका इंटरव्यू करूँ, उन्हें बुलाऊँ। मैं चाहूँगा कि आप हमारे भी गुरु की तरह हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के SRCC कॉलेज के डीन रहे हैं, अभी सर प्रोफेसर हैं, गौरा से बिलोंग करते हैं, डॉक्टर रितेश कुमार सिंह। ये प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स के दिल्ली यूनिवर्सिटी में। दूसरे विभूति का मैं नाम लेना चाहूँगा, मेरा ही दोस्त है मिस्टर रत्नाकर मिश्रा, ये मड़कड़ा से हैं, बरहज के परिक्षेत्र से हैं। आज एक ये बहुत सफल व्यवसायी हैं दिल्ली के अंदर। और तीसरा अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं जहाँ जिस गांव से मेरी परवरिश हुई है, बारा दीक्षित के श्री रामेश्वर दीक्षित जी इस समय नितिन गडकरी जी के साथ हैं और NHI के प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं और एक ब्यूरोक्रेट्स की तरह आज वर्किंग कर रहे हैं। तो मैं ये 3 नाम प्रपोज करूँगा जिनसे मैं आपसे बोलूँगा कि नेक्स्ट टाइम आप अगर उनको बुला रहे हैं तो आपके साथ साथ मैं भी धन्य हो जाऊँगा अगर आप उन्हें बुलाते हैं तो। जाहिर तौर पर हम इन सभी लोगों से मिलना चाहेंगे और फिर उनको अपने स्टूडियो में बुलाना चाहेंगे। तो ये कहानी थी हम बरहजिया के बरहजिया होने की। बरहजिया ट्रेन को लेकर जो मेरी स्मृतियाँ हैं वो ये हैं कि जब मैं बहुत छोटा था और मैं बरहजिया ट्रेन से यात्रा करता था तो मैं लोगों को बड़ी उत्सुकता से देखता था, जो लोग अपनी साइकिल को उल्टी लटकाकर पैडल को उस दरवाजे में अटकाकर अपनी साइकिल साथ में ले जाया करते थे। तो इस एपिसोड में थे डॉक्टर अमित कुमार पांडे जी। आगे के एपिसोड्स में और भी बड़ी विभूतियाँ जो बरहज से निकली हैं, वहाँ की शिक्षा दीक्षा, वहाँ की मातृभूमि, वहाँ की मिट्टी में जो पली बड़ी हैं और फिर आज देश विदेश में अपना नाम रोशन कर रही हैं, बरहज का नाम रोशन कर रही हैं, उन सभी लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर लाने का मैं प्रयास करूँगा। और धीरे धीरे ये परिवार हम बहुत बड़ा करेंगे। आपसे अभी यही निवेदन है कि इस पेज को जितना हो सकता है शेयर करें, इस वीडियो को जितना हो सकता है अपने लोगों तक पहुँचाएँ,
जो देश में है, विदेश में है, आपके रिश्तेदार हैं, आपके भाई बंधु हैं, सबसे शेयर करें और ऐसे लोगों के बारे में हमें भी बताएं जिन्हें हमें इंटरव्यू करना चाहिए, जिन्हें हमें मिलना चाहिए, जिनको हमें अपने स्टूडियो में बुलाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ इस पहले एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा एपिसोड हम बहुत जल्दी कराएंगे। दिवाली की आपको शुभकामनाएं और जो आपका ये साल हो वो बहुत खुशहाल हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विकास त्रिपाठी, हम बरहजिया।